सोचिए, एक ऐसा नाम जो स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक और नमक से लेकर लग्जरी कारों तक हर जगह मौजूद है। टाटा ग्रुप ये सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं है, बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कहानी का दूसरा नाम है। तो चलिए आज इसी असाधारण कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की पहचान का हिस्सा बन गया। दुनिया की सड़कों पर दौड़ती जगुआर जैसी शानदार गाड़ियां ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना मानी जाती हैं। पर मजे की बात यह है कि इस आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड की बागडोर अब एक भारतीय बिजनेस घराने के हाथ में है। और बात सिर्फ इन शानदार कारों की नहीं है, ये कहानी जुड़ी है भारत की शान ताजमहल पैलेस जैसे आलीशान होटलों से भी। और हो सकता है सुबह की पहली चाय के कप से भी। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में टाटा का असर कितना गहरा है, और इन सब के पीछे एक ही नाम है, टाटा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक परिवार का सपना एक पूरे देश की किस्मत बन गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। इस विशाल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है इसके फाउंडर जमशेदजी टाटा से। एक ऐसा इंसान जिसका सपना सिर्फ बिजनेस खड़ा करना नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण करना था। देखिए, जमशेद जी का जन्म तो एक पुजारी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, है ना? उन्होंने उस समय की परंपराओं को तोड़ा, बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और एक ऐसी नींव रखी जिसने हमेशा के लिए भारतीय इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। उनके पास सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट था। 4 बड़े सपने, एक आयरन और स्टील कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, एक अनोखा होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। और यही 4 लक्ष्य टाटा एम्पायर की नींव बने। सोचिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जमशेद जी के विजन को कितना जरूरी समझा होगा कि उन्होंने उन्हें 1 मैन प्लानिंग कमीशन तक कह दिया। ये बात अपने आप में बताती है कि उनका विजन कितना आगे का था और देश के लिए कितना जरूरी था। अफसोस की बात यह है कि जमशेद जी अपने इन सारे सपनों को अपनी आंखों से सच होते नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने जो बीज बोए थे ना, उनकी आने वाली पीढ़ियों ने उन्हें ऐसे मजबूत पेड़ों में बदल दिया जिनकी छांव में आज का आधुनिक भारत खड़ा है। और ये विरासत आगे बढ़ती रही। 1903 में ताज होटल खुला, फिर 1907 में उनके बेटे दोराब जी ने टाटा स्टील की नींव रखी। 1911 में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में सच हुआ, और फिर 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस के साथ आसमान में भी अपनी पहचान बना ली। देखिए, टाटा का मकसद सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी करना नहीं था, बल्कि एक बेहतर समाज बनाना भी था। जे.आर.डी. टाटा ने तो अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन और 8 घंटे के काम जैसे नियम तब लागू कर दिए थे जब दुनिया में कहीं ये कानून भी नहीं बने थे। ये दिखाता है कि उनके लिए लोग प्रॉफिट से कहीं ज्यादा जरूरी थे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, दौर बदलता है और कमान आती है रतन टाटा के हाथों में। अब लक्ष्य सिर्फ भारत बनाना नहीं था, बल्कि भारत को दुनिया के नक्शे पर लाना था। ये 1991 का दौर था जब भारत अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल रहा था। रतन टाटा ने इस मौके को तुरंत पहचाना और टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने के मिशन पर निकल पड़े। और ये जो ग्लोबल एक्सपेंशन था, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, 2000 में टेटली चाय, 2007 में यूरोप की स्टील जायंट कॉरस और फिर 2008 में आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर। इन बड़े और साहसिक कदमों ने टाटा को वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इसमें भी चुनौतियां थीं। और टाटा नैनो की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक बहुत नेक इरादा भी बाजार की सच्चाई से टकराकर बिखर सकता है। टाटा नैनो के पीछे का जो आइडिया था ना, वो दिल छू लेने वाला था। रतन टाटा ने उन भारतीय परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सस्ती कार का सपना देखा जो अक्सर एक ही स्कूटर पर बहुत ही खतरनाक तरीके से सफर करते हैं। ये सोच ग्रुप की जो राष्ट्र निर्माण वाली भावना है ना, उससे सीधी जुड़ी हुई थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? इसे समझने के लिए मास्लो के पिरामिड को देखना होगा, जो इंसानी जरूरतों को समझाता है। टाटा सुरक्षा की जो बेसिक जरूरत है उसे पूरा कर रहा था, लेकिन भारत में कार खरीदना सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, ये सम्मान और एक सोशल स्टेटस से भी जुड़ा है। और बस यहीं पर नैनो से सबसे बड़ी चूक हो गई। दुनिया की सबसे सस्ती कार का जो टैग था, वो फायदे की जगह एक कलंक बन गया। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी सबसे सस्ती चीज का मालिक नहीं कहलाना चाहता, खासकर जब बात कार जैसी बड़ी खरीद की हो जो एक तरह से स्टेटस सिंबल है। और नतीजा,
बाजार ने अपना फैसला सुना दिया। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि नवंबर 2014 में नैनो अपने कॉम्पिटिटर से कितनी पीछे रह गई थी। ये मार्केटिंग की दुनिया में एक क्लासिक पोजीशनिंग डिजास्टर का केस स्टडी बन गया। मतलब प्रोडक्ट को बाजार में गलत तरीके से पेश किया गया था। लेकिन टाटा की कहानी सिर्फ एक कार के बनने या बिगड़ने से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसकी असली पहचान तो उन उसूलों में है जो आज भी इस विशाल ग्रुप की रीढ़ की हड्डी हैं। ये जो नंबर अब स्क्रीन पर है, ये शायद आपको हैरान कर देगा। आज की वैल्यू के हिसाब से जमशेदजी टाटा ने $102 बिलियन से भी ज्यादा का दान दिया। इस वजह से वो पिछली सदी के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी व्यक्ति माने जाते हैं। ये बात साफ करती है कि उनके लिए देश हमेशा मुनाफे से पहले था। और ये सोच, ये विरासत आज भी जिंदा है। टाटा की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, उसका 66% हिस्सा मतलब 2/3 हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ज्यादातर मुनाफा वापस समाज की भलाई में ही लग जाता है। ऐसा बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या उसूलों पर बना ये 150 साल पुराना एम्पायर टिका रह पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।